नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशांत सिंघल और वापस आ गया आप सबके आगे। इस बार अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ आप देख सकते हैं अशोक कुमार जी हैं। तो स्वागत है अशोक जी आपका सुशांत टॉक्स के अंदर। अशोक जी के बारे में बताना चाहूंगा, ये एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं और एसजीआरटी स्कूल में रोहिणी सेक्टर 22 में 10th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आपका हार्दिक स्वागत है सुशांत टॉक्स के अंदर। अशोक कुमार जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। तो कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? जैसा सबका चल रहा है हमारा भी वैसा ही लॉकडाउन चल रहा है। हमारे लिए नहीं, सबके लिए वैसा ही है। लॉकडाउन तो लॉकडाउन है सर। तो टीचर्स के लिए कैसे लॉकडाउन? क्लासेस होती होंगी आपकी तो ऑनलाइन? नहीं, क्लासेस तो होती हैं, ऑनलाइन होती हैं क्लासेस। हाउ इज इट गोइंग? अब ये तो नहीं कह सकता बहुत बढ़िया, क्लासेस तो चल रही हैं, लेकिन जो आउटपुट हमारे तरफ से जाने चाहिए और बच्चों को जितना मिलना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि बच्चे उतने सेटिस्फाइड है। इवन कि टीचर भी सेटिस्फाइड नहीं है। ये एक चैलेंज है अशोक जी। इनफैक्ट आई फेस द सेम थिंग। मैं भी अभी यूट्यूब के अलावा साथ में एमबीए कर रहा हूँ। तो सेम थिंग आई रियलाइज ऑनलाइन एजुकेशन के कुछ चैलेंजेस हैं और अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा ये चैलेंजेस और इनके सॉल्यूशंस ही आज हम अशोक जी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। तो अशोक जी, सबसे पहले मैं एज ए टीचर आपकी फाइंडिंग जानना चाहता हूँ। एज ए टीचर आपने अभी तक क्या रिकॉग्नाइज किया है ऑनलाइन एजुकेशन और ये ऑनलाइन पूरी दुनिया जिसके अंदर अब हमारे एक रूटीन का पार्ट बन चुका है, स्पेशली एक बहुत ही छोटी एज में जब हमें इतना एक्सपोज नहीं होना चाहिए इंटरनेट के साथ, इतना एक्सपोज नहीं होना चाहिए वर्चुअल लर्निंग के साथ, बाय डिफॉल्ट अब हम एक्सपोज हो चुके हैं। तो कैसे इस चीज को हम कॉपी करें और क्या लगता है आपको क्या डिफरेंस रहता है एक ऑनलाइन एजुकेशन के अप्रोच में और एक ऑफलाइन एजुकेशन के अप्रोच में? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो एक्सपोजर है जो बच्चों को मिल रहा है इस समय, वो हमारी ऐसी ट्रेडिशन नहीं रही है। हमारी जो एजुकेशन जो ट्रेडिशन है वो ऐसा नहीं रहा है कि बच्चों को इतना एक्सपोज किया जाए। पेरेंट्स भी इसके अगेंस्ट ही रहे हमेशा कि बच्चों को मोबाइल्स, गैजेट्स वगैरह से, इवन कि टीवी वगैरह से भी ये दूर रखने की कोशिश करते आ रहे हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ है कि इसमें ना पेरेंट्स मना कर सकते हैं और ना ही टीचर्स मना कर सकते हैं। अब रही बात कि आज के डेट में बच्चों को ये इतने सारे गैजेट्स देना हमारी ये मजबूरी बन गई है, या यूँ कह सकते हैं कि ये कंपलसरी भी है। अब ये कंप्यूटर या जो डिवाइसेज है ये बच्चों के लिए नेसेसिटी बन गई है और हमें वेदर वी एक्सेप्ट इट और नॉट, हम इसे एक्सेप्ट करें या ना करें, अब हमें तो इसी के साथ चलना पड़ेगा। सुशांत जी, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जो चेंजेज आते हैं वो एक्सेप्ट करें या ना करें वो हमारे ऊपर डिपेंड है, लेकिन आज के दौर में इसे हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। कोई भी नई चीज लाइफ में, कोई भी नया इवेंट या नया इंसिडेंट होता है तो इनिशियली हमारा रिएक्शन जो है पॉजिटिव नहीं होता है और उससे हमें कहीं ना कहीं डर लगता है। और डर का एक ही कारण है कि जब हम उसके बारे में कंप्लीटली नॉलेज नहीं रखते हैं, और जिस दिन हमें कंप्लीटली उसके बारे में नॉलेज हो जाएगा, अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगी उसके बारे में, तब हमें कोई भी तरह, किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अब चैलेंजेस हैं हमारे साथ तो हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि डर हमें तब लगता है जब हमारे पास पूरी तरह से नॉलेज नहीं होती उस चीज की, या फिर मैं कि कुछ गलत चीजें हैं जो हम मान लेते हैं, उसकी वजह से हमें डर लगता है। बहुत तरह की चैलेंजेस हैं और सभी बच्चों के साथ सेम चैलेंजेस नहीं है सर।
कुछ बच्चे हैं जो टेक्नो सेवी है या उन्हें कंप्यूटर अच्छी तरह से आता है तो उन्हें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत से हैं बच्चों के साथ कि कॉमनली देखा जाए तो बच्चे, पहली बात तो एडेप्टेबिलिटी की बात आती है कि बच्चे जो हैं, इवन पेरेंट्स भी, बच्चे तो बाद में आते हैं, फर्स्टली पेरेंट्स ही अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को। उन्हें भी कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चों को जो क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ये ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से। अगर ये बात पेरेंट्स बच्चों को समझाते हैं या बच्चों के सामने कहते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की बात को जरूर एग्री करेगा, क्योंकि पेरेंट्स ओवरऑल उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो बच्चों को ये लगेगा कि हाँ पेरेंट्स भी अच्छा कह रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि टीचर्स के मुंह से भी ऐसा निकल जाता है कि जो क्वालिटी, जबकि शुरू में ही मैंने कहा था कि जो क्वालिटी हम देना चाहते हैं वो नहीं दे पा रहे। कारण ये नहीं है इंटरनेट या कारण ये नहीं है टेक्नोलॉजी, कारण ये है कि टीचर भी उतने एक्सपर्ट नहीं है, सभी स्कूल के टीचर्स उतने एक्सपर्ट नहीं है। कारण ऑनलाइन नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, और हमारे कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल परसेप्शंस हैं, पैराडाइम्स है, उसके वजह से और प्रॉब्लम आ रही है कि हमने ये मान लिया है कि जो वर्चुअल क्लास है वो कभी भी फिजिकल क्लास को वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन ये तो इनिशियल स्टेज है, हमें भी ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों बाद, महीने 2 महीने के बाद सिचुएशन जो है रिज्यूम हो जाएगी, फिर वैसा ही हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा है। इस वजह से हमने क्या किया कि पहले ये सोच लिया था कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो हमने इस चीज को अडॉप्ट नहीं किया। लेकिन अगर हमें ये पता होता कि हाँ ये जो साइकिल है फिर से रिपीट होगा, तो हम शायद उस चीज को, उस कंसिस्टेंसी को बना के रखते और आने वाले फ्यूचर में इससे हम अच्छी तरह से इसको अडॉप्ट कर पाते हैं, और शायद तब हमें इसके जो क्वालिटीज हैं और इसके जो क्या कहते हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, शायद सामने आती। लेकिन जब हम मान लेते हैं कि नहीं, इससे हमारा कोई भी अच्छा आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो पहले ही हमने एक मतलब ब्रेक लगा दिया, वो एक दीवार बना दी कि ये तो थोड़े टाइम के लिए है, तो हमें अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन दी उसका अभी तक सारांश निकाले तो वो है अडॉप्टेबिलिटी, कि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हो रही होती है हमें अपने आप को उस अकॉर्डिंगली अडॉप्ट करना होता है। अनफॉर्चुनेटली हम वो भी ऑनलाइन एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, राइट। सो इसको एक पॉइंट आगे बढ़ाते हैं। एक बात तो है अडॉप्टेबिलिटी कि टीचर्स पैडागॉजी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, स्टूडेंट्स लर्निंग के लिए उतना ज्यादा सीरियस नहीं हो पा रहे हैं। एक और इश्यू जो मुझे लगता है ऑनलाइन एजुकेशन में आता है एज कंपेयर्ड टू फिजिकल एजुकेशन, एंड दैट इज द लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। इट इन्फ्लुएंसेस योर अटेंशन स्पैन। अब जब इंटरनेट ऑन है तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन आ रही है, उसके साथ साथ फिर टीचर्स के हम पॉइंट सुन रहे हैं, तो ये डिस्ट्रैक्शन का माहौल जो सोशल मीडिया पे बन जाता है, इससे हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? इस पे मैं आपकी व्यूज जानना चाहूंगा। देखिए, हाँ सर, ये जो डिस्ट्रैक्शंस की बात की आपने, हाँ। अब एक मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, बच्चे उस पे पढ़ रहे हैं, तो एट सडन कुछ मैसेजेज अगर आते हैं तो उस मैसेज को वहां से रिमूव करने के लिए हमारे फिंगर्स जो है ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाते हैं, उस मैसेज को हटाते हैं। अगर डिस्ट्रैक्शंस जो है 1 सेकंड का भी हो, तब भी वो कहीं ना कहीं मायने रखता है आपके रिसेप्टेंस पे। आप उस चीज को कितना रिसीव कर पाते हैं, वो 1 सेकंड भी आपकी रिसेप्टिव कंसंट्रेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब रही बात कि कुछ ऐसे भी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि अब जिस कमरे में आप बैठे हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे ये भी हो सकता है कि बच्चे जो है उस फैमिली मेंबर में 4 ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई करने वाले हैं और चारों के पास अपने अपने गैजेट्स हैं,
लेकिन नॉट नेसेसरली उनके चारों के स्टडी रूम अलग अलग है। एक ही रूम में ये भी करो। एक डिस्ट्रैक्शंस का एक मेजर हाँ, रीजन है कि अगर 4 स्टडी रूम नहीं है और 4 बच्चे हैं उस कमरे के अंदर पढ़ने वाले, तब भी एक तरह के डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट होना लाजमी है। दूसरी बात, यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। तो अपार्ट फ्रॉम रूम, ऐसा भी हो सकता है कि घर पे कोई ऐसी चीज चल रही हो, जैसे कंस्ट्रक्शन चल रही हो या सम एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, और ज्यादातर लोग लोअर मिडिल क्लास स्ट्रेटा और मिडिल क्लास स्ट्रेटा से बिलोंग करते हैं, तो इतनी प्रिविलेज नहीं है कि हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके जहाँ पर एक कंसंट्रेशन का माहौल बने। इसके अलावे ये तो प्रॉब्लम है, घर के अंदर जब बच्चे पढ़ रहे हैं उस समय अगर बच्चा हो सकता है कुछ देख रहा हो, लेकिन अगर वहीं पे पेरेंट्स हैं, ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स तो थॉटफुल हैं, समझदार हैं, तो वो सोचते हैं कि बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और वहीं पे कई बार होता है कि बैठे रहते हैं, किस लिए कि वो अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो वो थोड़ा सॉल्व भी करेंगे, थोड़ी हेल्प भी करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि बच्चे के साथ पेरेंट्स का डायरेक्ट इंटरेक्शन वो भी एक बहुत मजबूत डिस्ट्रैक्शन है। चाहे वो घर के बाकी मेंबर्स हो, चाहे मदर्स हो या फादर्स हो, ये भी उनके डिस्ट्रैक्शंस का कारण है। क्योंकि आप फिजिकली बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मेंटली आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम यहाँ भी है, ये प्रॉब्लम वहाँ भी थी, लेकिन अब ये बच्चों को कैसे ट्रेन करना है ये टीचर के हाथ में है। लेकिन अब ऑनलाइन की बात है तो टीचर जो है ये वन एट ए टाइम एक बच्चे पे फोकस नहीं कर सकता। बाकी बच्चे जो कम मतलब टेक्नोलॉजी से उनका बहुत अच्छा रिलेशन है, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, और ये फिजिकल क्लासेज में भी होती थी। जो हमारी फिजिकल या ऑफलाइन क्लासेज होती थी, तो जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत यहाँ आ रही है वो प्रॉब्लम वहाँ भी आएगी। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमें और बच्चों को, सिर्फ बच्चों को नहीं टीचर्स को भी फेस करना पड़ता है। अभी तक हमने 2 चीजें डिस्कस की मेनली। एक तो अडेप्टेबिलिटी, कि कैसे पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे ऑनलाइन सिचुएशंस में, और उसकी वजह से लर्निंग्स इंपैक्ट हो रही है। दूसरी चीज डिस्ट्रैक्शंस, जो कि फिजिकल इन्वायरमेंट में भी है और डिजिटल इन्वायरमेंट में भी है। तो अब इस पे सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। क्या लगता है आपको इस सारे प्रॉब्लम्स का, स्पेसिफिकली अगर मैं डिस्ट्रैक्शंस की बात करूं, तो इससे हैंडल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज के टाइम पे? इन सभी चीजों से डिस्ट्रैक्शंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि पहले तो टीचर्स को, टीचर के तरफ से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जानी चाहिए कि जो हमारे जो फिजिकल प्रॉब्लम चल रही है या जो हमारे ऑनलाइन में जो प्रॉब्लम आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स टीचर्स भी फेस करते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम बच्चे भी फेस करते हैं। अगर प्रॉब्लम आती है डिस्ट्रैक्शंस की, तो जो होमली डिस्ट्रैक्शंस है वो तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात आती है कि टीचर्स के साथ भी कुछ डिस्ट्रैक्शंस है जिसको ठीक करने के लिए उनको भी टेक्निकली उनको ट्रेन करने की जरूरत है, कि उनको टेक्निकली उनको सपोर्ट करने की जरूरत है, उन्हें ट्रेन करने की जरूरत है। और जैसे वो एक बार ट्रेन हो जाएंगे तो इसमें आने वाले प्रॉब्लम को खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम से पहले सॉल्यूशन निकालना मुश्किल है। प्रॉब्लम आएंगी जब ही सॉल्यूशन निकलेगा। एब्सोल्युटली। और ये काफी अच्छा आपने एक ब्रॉडर एस्पेक्ट से समझाया कि कुछ चीजें हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे चेंज करनी होंगी, कि सिस्टम्स इस हिसाब से बने कि टीचर्स कंपैटिबल हों। टीचर्स अगर कंपैटिबल होंगे तो वो उसी हिसाब से अपनी लर्निंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी पैडागॉजीज को एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके हिसाब से अपना करिकुलम और स्टूडेंट्स की लर्निंग पेस ये डिफाइन कर सकते हैं, राइट? हमने डिस्कस किया इसके सॉल्यूशंस कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, टीचर्स को अपने आप को कॉम्पिटेबल बनाना होगा। अब फाइनली
इफ वी टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लेवल पे कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स कुछ हद तक वो ये कॉम्प्लिकेशंस को सॉर्ट आउट कर पाए? इस पे आपके कुछ व्यूज? बच्चे जो है, अगर बच्चों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि भाई आपको ही डिसीजन लेना है और इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचना है, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होगा, क्योंकि बच्चों के लिए कई बार हमने ये भी देखा है कि पढ़ाई जो है सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, आपके लिए, हमारे लिए भी कई बार बोरिंग लगता है। उसको इंटरेस्टिंग बना दें तो बच्चे खुद ब खुद फिर ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अगर आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना देते हैं तो फिर ये जो प्रॉब्लम कह रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस कह रहे हैं, वो बच्चा खुद ब खुद मैनेज करेगा। फिर इस वर्ड की जो डिग्निटी है, इस वर्ड का जो मीनिंग है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिर। तो बच्चों को पहले अगर आप इस फील्ड में लाते हैं कि बच्चे के अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर हमारी कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इवन कि टीचर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे को इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया तो बच्चा खुद पढ़ेगा, एक बार पढ़ेगा, 2 बार पढ़ेगा, अगर नहीं आएगा तो वो हेजिटेट नहीं होगा किसी भी टीचर से या किसी फ्रेंड सर्कल से, इवन पेरेंट्स से उसका सॉल्यूशन पूछने में। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है सर? बच्चे को कुछ नहीं आता है या उसे समझने में कोई जैसे कोई टॉपिक है या कोई भी चीज हो, उसे समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे के अंदर पहली बात तो एक डर रहता है, एक फियर रहता है कि अगर मैं पूछता हूं पब्लिकली, अगर 45 स्टूडेंट्स हैं इन अ क्लास, अगर 45 स्टूडेंट के बीच बच्चों के अंदर पहले तो ये गट्स फील कीजिए कि वो खड़ा हो बच्चा और 45 स्टूडेंट के बीच में खड़ा होकर अपने क्वेश्चन के लिए अपना हैंड रेज करे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर कि उस बच्चे में इतनी कॉन्फिडेंस नहीं होती है। अच्छा, हो भी सकती है, कॉन्फिडेंस हो भी सकती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा ये सोच के रह जाता है कि मेरे पास और भी रिसोर्सेस हैं जहां से मैं हेल्प ले सकता हूँ। ये भी गलत नहीं है, वो ले भी सकता है, लेकिन टीचर से बढ़िया रिसोर्स और क्या हो सकता है सर? टीचर से बढ़िया रिसोर्स नहीं हो सकता है जो इसको बेहतर तरीके से समझा सके। लेकिन इसके सॉल्यूशन के लिए बच्चा या तो दोस्त को नॉक करता है या फिर अपने किसी रिलेटिव्स को, जिसमें मतलब जिसके साथ वो कंफर्टेबल फील करता है। लेकिन कंफर्टेबिलिटी अलग चीज है सर और अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अलग चीज है। आप कंफर्टेबल अपने दोस्तों के साथ, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपका दोस्त एक अच्छा गाइड हो, एक अच्छा ट्रेनर हो, एक अच्छा एडवाइजर हो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन टीचर जो है वो आपका एक दोस्त हो सकता है, एक अच्छा गाइड हो सकता है, एक अच्छा ट्रेनर हो सकता है। तो जहां पे आपको सॉल्यूशन अच्छा मिलने वाला था, जहां पे सिक्योर्ड सॉल्यूशन मिलने वाला था, वहां पे आपने हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन जहां पे डूबियस, डाउटफुल सॉल्यूशन मिलने वाला था, आपने वहां पे अपना कॉन्फिडेंस शो किया, ये गलत है। तो हो सकता है कि ये जो डर है, जो फियर है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या कभी टीचर ने उसके अंदर बिठाया हो या फिर पेरेंट्स ने, इवन कि उसके अपने फ्रेंड सर्कल ने ही बिठा रखा हो। तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए, और ये कॉन्फिडेंस जो है ये सोसाइटी का भी है, जहाँ पे बच्चा रह रहा है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्पेंड करता है, वहाँ इसके मैक्सिमम चांसेस बनते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, एक्चुअली जो मैं पूछ रहा था वो भी इसी रिगार्ड पूछ रहा था कि ये जो डर हमारे अंदर बैठ रहा है, और कहीं ना कहीं इसके लिए भी आप पैडागॉजीज हैं जो हम सबको इन्वॉल्व नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स की लर्निंग रिक्वायरमेंट्स अलग है, स्टूडेंट का समझने का तरीका अलग है, बट द प्रॉब्लम विद एजुकेशन सिस्टम इन जनरल इज एवरीथिंग इज जनरलाइज्ड। कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक इंडिविजुअल की लर्निंग नीड्स को कैटर कर सके। तो इसी के रिगार्डिंग एप्स आ रही हैं और इस टाइप के लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जहाँ पर वीडियो लर्निंग्स के थ्रू, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस के थ्रू वो चीज़ें समझाते हैं। मैं किसी ऐसे ऐप का नाम नहीं लेना चाहता। तो
इस टाइप के जो ऑनलाइन लर्निंग हैं, इस पे आपके क्या व्यूज हैं? डू यू थिंक दे आर बेनिफिशियल और दे आर जस्ट क्रिएटिंग अ हाइप? सर ये बेनिफिशियल हो सकते हैं जब यहाँ पे टीचर के साथ साथ पेरेंट्स भी इन्वॉल्व। ओके। ये नहीं कि बच्चा सीख रहा है तो सिर्फ बच्चे ही सीखे, उन्हें पेरेंट्स भी सीखे थोड़ा बहुत कि होता क्या है। कई बार होता है कि रिसर्च के बाद, मान लीजिए आपने पेडागोगी की बात की, पेडागोगी 10 साल 12 साल रिसर्च के बाद हुआ, लेकिन आपने भी देखा होगा टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है सर। जो बच्चे हम जब 10 साल पहले से कंपेयर करते हैं तो 10 साल बाद का सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अब आप बताओ कि 10 साल या 5 साल रिसर्च के बाद आपने पेडागोगी क्रिएट किया और 5 साल के बाद आपने देखा कि जो पेडागोगी हमने क्रिएट किया था वो बिल्कुल काम का नहीं है, क्योंकि बच्चों की मेंटालिटी जो है आपके 2 या 10 या 15 बच्चों के रिसर्च से पता नहीं चलेगा या 1000 बच्चों के रिसर्च से भी पता नहीं चलेगा। तो होता क्या है, पेडागोगी तो हमने तैयार कर दिया, लेकिन वो पेडागोगी आज से 20 साल पहले तैयार हुआ, उसी पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन 20 साल के बाद क्या 10 साल में ही इतने चेंजेस आ जाते हैं सर कि उसको इम्प्लीमेंट करना और भी मुश्किल काम हो जाता है। उसके हिसाब से मैं ये नहीं कहता हूं कि बिल्कुल गलत है, सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टीचर जो 6 घंटे रहते हैं बच्चों के साथ, 6 घंटे में वो भी कहीं ना कहीं, बीइंग एज अ टीचर, मैं भी एक टीचर हूं, तो कहीं ना कहीं हम भी 6 घंटे डेवोटेडली बच्चों के साथ नहीं है सर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बच्चों के साथ अगर 6 घंटे आप भी नहीं है तो तभी तो प्रॉब्लम आती है कि बच्चे की जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं और लर्निंग प्रोसेस है, जब भी तो आप नहीं पहचान पाए। अगर आप 6 घंटे, जितनी देर आप बच्चों के साथ रहते हैं उतने घंटे रहने के बावजूद भी अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं बच्चों के टैलेंट को, तो ये पेडागोगी आप क्या पढ़ के आए फिर? बहुत बढ़िया। तो इसका पेडागोगी एक, आपको पढ़ाया गया। राइट, तो इसका अगर मैं एक सारांश बोलूं तो हम ये कह सकते हैं पर्सनल टच व्यक्ति के पर्सनल विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। और आजकल जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो मेनली यही है कि चाहे वो पेरेंटल लेवल पे हो, पर चाहे वो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में हो, वो एक प्रोफेशनल लेवल पे रिलेशन बन रहा है। वो पर्सनल टच जो उसकी लर्निंग रिक्वायर्ड है कि उसकी नीड्स के लिए हम समझ सकें, वो टाइम जो हमें देना चाहिए वो टाइम हम कहीं ना कहीं नहीं दे पा रहे हैं। नहीं दे पा रहे, बिल्कुल। घर के लेवल से सुधार की जरूरत है, घर से ही इसकी सुधार हो सकती है। और बाकी स्कूल्स वगैरह हैं, वहाँ बच्चे बहुत देर रहते हैं सर, लेकिन वहाँ भी एजुकेशन का जो रियल मीनिंग है धीरे धीरे, हमने भी कभी सर, बीइंग एज अ टीचर, मैं भी टीचर हूँ, मैंने कभी ये नहीं पूछा बच्चों से कि बच्चों टीचिंग का एक्चुअल मीनिंग या रियल मीनिंग क्या है। जब मैंने ही कभी नहीं पूछा तो बच्चों को क्या पता चलेगा कि हाँ इसका रियल मीनिंग क्या है। माना वो बच्चे उस लेवल पे समझने के लिए तैयार नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो कल ही उसको रीड करेंगे। बच्चे आज जो सीखेंगे, हो सकता है ये तो लर्निंग प्रोसेस जो है, जो स्लो प्रोसेस है, काफी स्लो प्रोसेस है। ब्रेन इन सभी चीजों को एक्सेप्ट करेगा, जो कुछ भी टीचर देगा, पेरेंट्स, दोस्त देंगे, और उसका जो आउटपुट है हो सकता है 5 साल 10 साल के बाद आए, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन जो इनपुट हमने दिया ही नहीं, उसकी रिजल्ट क्या मिलेगा कैसे कह सकते हैं। अब टुवर्ड्स द एंड, अगर हम अब बात करें, अभी तक जितना भी हमने चीजें डिस्कस की है उसे अगर मैं समराइज करूं, तो सबसे पहली चीज जो मुझे आपकी बातों से समझ आई वो है अडॉप्टेबिलिटी, कि पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर को अपने आप को इस न्यू नॉर्मल में, इस डिजिटल एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना है। ये बिल्कुल के हिसाब से हमें अडेप्ट करना है। सेकेंडली, जब हमने बात की डिस्ट्रैक्शंस की, तो हमने पाया कि डिस्ट्रैक्शंस दो तरह से होती हैं। सबसे पहले तो आउटसाइड वर्ल्ड की जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस। सेकेंडली, जो ऑनलाइन इंटरफेस की वजह से, जो कॉन्टिन्यूअसली, क्योंकि हमें अब ऑनलाइन इंटरनेट यूज करना है, उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शंस आती है। तीसरी चीज जो हमने अभी तक आइडेंटिफाई की वो है इमोशनल डिस्टेंस, कि ऑनलाइन एजुकेशन ने हमें इतना कंपैटिबल तो बना दिया है कि हम अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं।
आप YouTube पे एक टॉपिक टाइप करो तो you'll see thousands of videos on one particular topic. बट जो एक इमोशनल गाइडेंस मिलनी चाहिए हमें, किसी भी एक टॉपिक की हमें इंपॉर्टेंस समझ आनी चाहिए, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ आना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। क्योंकि पर्सनल लर्निंग होनी चाहिए, जो एक इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ और बच्चों का अपने टीचर्स के साथ, वो मिसिंग है आज के मोमेंट में। अब लास्ट में आप अगर कुछ टिप्स देना चाहें, कुछ ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपने लाइफस्टाइल को सुधारने के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं, सो एनी टिप यू वुड लाइक टू शेयर? मैं ये तो कहूँगा कि अगर बच्चों को ठीक रखना है, बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देनी है, एजुकेशन का मतलब ही है, जैसा कि गांधी जी ने कहा था, एजुकेशन डजंट मीन टू लर्न द फैक्ट, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। ये तो दिमाग को ट्रेनिंग देने की है कि आप सोच सकते हैं, आप कुछ सोच सकें। तो सोच सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इसके लिए मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने आप को अप टू डेट रखें और खुद पढ़ें। कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको अच्छा लगता है वो बच्चे को भी अच्छा लगे, लेकिन इस चीज को आप ठीक कर सकते हैं बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल। आप लेक्चर दे के या फिर कुछ सुना के बच्चों को ठीक नहीं कर सकते, आप खुद एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। अगर आप कुछ बच्चे को बनाना चाहते हैं तो सुधार अपने घर से ही होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके विचार जान के, और इतने डीपली हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस किया है। आई एम श्योर हमारे जितने व्यूअर्स हैं जो अभी हमें सुनेंगे, they are going to learn a lot and they are going to get some values from our talk. So thank you so much अशोक कुमार जी, अपना वैल्यूबल टाइम सुशांत टॉक्स को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जैसे टीचर्स ही हैं जो आगे चल के, जिनकी वजह से बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े अचीवर्स बनते हैं। दे ऑल स्टार्ट विद अ ग्रेट मेंटर। चाहे हम अब्दुल कलाम जी को देखें, चाहे सचिन तेंदुलकर जी को देखें, एक टाइम पे उन्हें एक अच्छा मेंटर मिला था। सिर्फ एक टीचर नहीं, एक मेंटर जिनके साथ उनका एक इमोशनल कनेक्शन रहा, जिन्होंने लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स पे उन्हें गाइड किया। तो जितने हमारे व्यूअर्स हैं, जाने से पहले उनसे यही कहना चाहूंगा, अपनी लाइफ में किसी ना किसी के पर्सनल लेवल पे एक मेंटर बनो, कुछ सिखाओ किसी को। और अगर किसी को कुछ नहीं सिखा सकते तो एटलीस्ट किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी मिलता है। कुछ लोगों के पास और कोई चीज नहीं होती, बस वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो एक उम्मीद होती है जिसकी वजह से वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो क्या आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। थैंक यू सो मच अशोक कुमार जी अपना टाइम सुशांत टॉक्स को देने के लिए। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप सबको ये डिस्कशन कुछ यूजफुल लगी होगी। वीडियो से क्या सीखा है नीचे कमेंट करके बताइए। आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए। अभी के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आपका अपना सुशांत सिंह है।